ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है उग्रवादी दृष्टिकोण, एक्सट्रीमिस्ट व्यू। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है, अगर हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग बांटें तो उसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं, 3 प्रकार की पार्टी आती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्टी थी उसमें जो नेता थे वो थे उदारवादी नेता, ठीक है, लिबरल लीडर्स। एंड सेकेंड जो आती है वो है उग्रवादी नेता, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एंड थर्ड आता है गांधी युग, जब गांधी जी आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज में हमने उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि जो नरम दिल के नेता थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो ब्रिटिश सरकार से इस संस्था द्वारा छोटी छोटी मांगों को, डिमांड को रखते थे और उसे एप्लीकेशन के थ्रू, प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांगते थे। ठीक है, कि 1885 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1885 से 1905 तक जो उदारवादी नेता थे, जो नरम दल के नेता थे, वो इसमें थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए कि इसमें गरम दल के नेता, मतलब उग्रवादी नेता इसमें आए। ठीक है, वो कैसे आए वो हम अभी कारण में समझेंगे। तो देखिए, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उनकी क्या थॉट थी, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। ठीक है, उस समय भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने भारत के युवा वर्ग को, जिन्होंने इंडिया के जो यूथ थे उनको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के प्रेरित किया। मतलब उन इवेंट्स ने इन्हें मोटिवेट किया ताकि ये फ्रीडम की, अपने इंडिया के फ्रीडम की डिमांड उनके सामने रख सकें। ठीक है, यह वर्ग उदारवादियों का विरोधी था। ठीक है, और इनका उद्देश्य, जो इनका एम था, ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकारों की भीख मांगना नहीं, बल्कि सरकार का विरोध करते हुए स्वराज्य प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे जो हमारे पहले नरम दल के नेता थे वो एप्लीकेशंस के थ्रू ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड रखते थे, लेकिन जो गरम दल के नेता थे ये उनके अपोजिट थे और ये डिमांड रखना नहीं चाहते थे, ये सरकार का ही विरोध करना चाहते थे और विरोध करके अपना स्वराज्य, मतलब अपना राज्य हासिल करना चाहते थे। ठीक है, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए आंदोलन वाली इस वर्ग को उग्रवादी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ही हम उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीमिज्म कहेंगे। ओके, अब देखते हैं उग्रवादी के उदय के कारण, रीजन फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ओके, तो समझते हैं आगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, उग्रवादी विचारधारा रखने वाले नेताओं ने बहुत से समाज सुधार आंदोलन चलाए, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार का जो एम था वो पता लग गया था कि वो यहाँ पर अपना शासन करने आए हैं। तो ये बात वो जनता को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत से समाज सुधार आंदोलन चलाए। ठीक है, ताकि जनता भी उनके बारे में जान सके, पब्लिक भी अवेयर हो सके। ठीक है, तो इस तरह से उसके प्रभाव से, उसके इफेक्ट से जनता में भी अवेयरनेस आ गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए, भारतीयों का आर्थिक शोषण भी उग्रवादी आंदोलन के जन्म के लिए उत्तरदायी था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने भारतीयों पर, इंडियंस पर इनका बहुत शोषण किया, इनके साथ बहुत अत्याचार किए, जिसके कारण क्या हुआ, ये सब उनके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के कारण, ठीक है, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ था, इससे क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी मशीनें बनने लगी थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो इंडिया से जो कच्चा माल होता था, जो रॉ मटेरियल होता था, उसको यहाँ से सस्ते दाम पर खरीदते थे और वहाँ से जो वस्तुएं लाते थे मशीनों द्वारा बनाकर, वो यहाँ पर महंगे दामों पर, बहुत ही अधिक कॉस्ट पर यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, बाय करते थे, इससे उनका बहुत प्रॉफिट होता था। तो मशीनों की बनी वस्तुएं ज़्यादा आकर्षक, अट्रैक्टिव होने के कारण धीरे धीरे यहाँ के जो हस्तकलाकार थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, उनका पतन होने लगा, वो धीरे धीरे कम होने लगे,
क्योंकि अब जो मशीन्स के द्वारा बनाए गए सामान वस्तुएं आने लगी थी, तो हाथों से बनी वस्तुएं लोग कम पसंद करते थे, जिससे क्या हुआ, जो ये हस्तकलाकार थे इंडिया के, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और सभी कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए। ठीक है। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। तो कृषि पर बिल्कुल ना ध्यान देने के कारण जो हमारे फार्मर्स थे, किसान थे, उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही बैड हो गई। ठीक है। जिससे जो भारतीय किसान थे, जो इंडियन फार्मर्स थे, वो दरिद्रता की ओर, पॉवर्टी की ओर अग्रसर होने लगे। ठीक है। तो उग्रवादी जो नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, उन्होंने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मतलब उन्हें बताया कि अंग्रेज ही, जो ब्रिटिश सरकार है, वही भारतीयों की दरिद्रता का मुख्य कारण है। ठीक है। इंडियंस की जो पुअर्टी है, इसका मेन रीजन वही है। तो इस तरह से पूरे जो इंडियंस रहते हैं वो इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड है यहाँ पर लाल बाल पाल का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ लाल बाल पाल। अब ये लाल बाल और पाल कौन थे, ये देखते हैं यहाँ पर। तो उग्रवादी दल के नेताओं में प्रमुख लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। ये तीनों बहुत मेन थे, प्रमुख नेता थे, इसीलिए इसको बोला गया लाल बाल पाल का नेतृत्व। ठीक है। मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। तथा जो अरविंद घोष थे वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। जो कि उदारवादी विचारधारा के विरोधी थे। ठीक है। तो ये सब उनके विरोधी थे और इनका नेतृत्व मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी को और भी बल मिला। ठीक है। ताकि वो अपनी स्वतंत्रता की मांग कर सके। तो इस प्रकार से ये थे रीजन्स जिसके कारण वहाँ पर गर्म दल का प्रभाव पड़ा। ठीक है। मतलब जो ये नेता थे, ये कोई मांग नहीं मांगना चाहते थे, ये अपना स्वराज्य चाहते थे, अपना शासन चाहते थे। ठीक है। इसके बाद फिर वहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और फिर ये संघर्ष चलता रहता है। अंततः मतलब लास्ट तक 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है। हम फ्री हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार से। ओके। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।